हेलो बेटा जल्दी घर आ जा, तेरे पापा को बहुत ज्यादा बुखार है, बोल भी नहीं पा रहे। क्या हुआ पापा को? पता नहीं बेटी, तू जल्दी आ जा। पर माँ इतनी रात को? तू जल्दी आ जा बेटी, कहीं देरी ना हो जाए। ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ। यही शॉर्ट रास्ता है, यहीं से चलती हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगी। अरे यार, ये रास्ता जो ज्यादा ही बेकार है, कहीं मैं जल्दबाजी में फंस न जाऊं। अरे गाड़ी को क्या हुआ? अचानक से बंद कैसे हो गई है? गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब इसको क्या हो गया? अब इस सुनसान इलाके में मेरी मदद कौन करेगा? लगता है इंजन में कुछ हुआ है, उतर के देखना चाहिए। हाँ, शायद अब ठीक हो गई होगी। स्टार्ट करके देखती हूँ। लगता है अब स्टार्ट हो जाएगी। अब स्टार्ट हो भी जा मेरी माँ, इस रात में मैं कहाँ जाऊंगी गैया? हो भी जा अब, घर पे पापा बीमार है। हे भगवान, मुझे ऑफिस में कॉल करना चाहिए, कोई तो आ ही जाएगा। अरे इसमें तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूंगी? गाड़ी तो स्टार्ट होने वाली नहीं, अब मुझे हाईवे की तरफ चलना चाहिए। हाईवे ज्यादा दूर नहीं है, मुझे चलना चाहिए, शायद वहां कोई मिल जाए। अरे वहां किसकी रोशनी है? लगता है कुछ पुलिस वाले नाइट ड्यूटी पर हैं, मुझे उनके पास चलना चाहिए। रुको! रुको! इतनी रात को कहां जा रही है, कहां से आ रही है? साहब, मैं ड्यूटी से घर जा रही थी, लेकिन पीछे कच्चे रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए मैं पैदल ही जा रही हूँ। और इतनी रात को कौन सी ड्यूटी होती है तेरी? सच सच बता, कहां मुंह काला करवा के आ रही है? सर, ये क्या तरीका है आपका? काम थोड़ा ज्यादा था तो लेट हो गई, और फिर मेरी गाड़ी खराब हो गई। कौन सी ऑफिस का काम करती है तू? कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं करती? जुबान पर लगाम दो सर, अपनी इस वर्दी की थोड़ी तो लिहाज रखो। तेरी शकल देख के तो ऐसा ही लगता है कि तू कोई ऐसा वैसा काम करती है। अपनी औकात में रहो सर, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम्हारी वर्दी उतारने में समय नहीं लगेगा। कौन है तू? कोई कलेक्टर है या प्रधानमंत्री, या फिर तेरा फूफा विधायक है? मैं कोई भी हूँ, पर तुम अपनी जुबान पे लगाम रखो। तुम्हें किसी लड़की से इस तरीके से बात करने का हक किसने दिया है? तो अब तू मुझे बोलना सिखाएगी? ज्यादा मत बोल, नहीं तो तुझे अभी अंदर कर दूंगा। लड़की, सच सच बता दे कहां से आ रही है, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं। देखो इंस्पेक्टर, मानती हूँ कि तुम पुलिस वाले हो, लेकिन तुम्हें किसी की सहायता करने की बजाय उसको परेशान करने का हक किसने दिया? अब तुझे ये बताना पड़ेगा कि मुझे ये हक किसने दिया। बहुत बोल रही है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। जा
जीप से मेरी शराब की बोतल निकाल कर लाओ। तू ऐसे नहीं मानेगी। अब आएगा मजा, तू ऐसे नहीं मानेगी। बहुत बोल रही थी, अब चुप क्यों हो गई? इंस्पेक्टर दिलीप राणा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिलीप राणा नाम है मेरा, इस एरिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। ये पुलिस वाले अब कुछ गलत ना कर दे। अब ये पुलिस वाले नहीं, गुंडे बन चुके हैं, गुंडे। क्या सोच रही है लड़की? लगता है भागने का प्लान बना रही है। अरे भागने के बारे में सोचे मेरा एल। मैं तो ये सोच रही हूँ कल तुम्हारा क्या हाल होगा। बस तेरी यही गर्मी तो उतरनी है, तेरा तो कुत्ते की पूंछ वाला हाल है। ले, तू भी पी। नहीं, मैं नहीं पीती। ए लड़की, ज्यादा नखरे मत लगा, चुपचाप पी ले, वरना और भी तरीके हैं पिलाने के। पी ले, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे। साहब, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। पी ले चुपचाप। लगता है अब तो पीना ही पड़ेगा, वरना ये साले नशेड़ी कुछ भी कर सकते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये धरती क्यों घूम रही है? तो अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर चकरा रहा है। क्यों? अरे मुझे क्या हो रहा है? कोई बचाओ। ये हुई बात, अब आएगा मजा। कोई पकड़ो उसे, भाग ना पाए। अरे कहां भाग कर जाएगी? मैं कहता हूं रुक जा। कहां जाएगी तू? कितना भगाएगी? चल चल, अब इंस्पेक्टर दिलीप राणा के पास। दिलीप राणा के चंगुल से बचना इतना आसान नहीं है लड़की। पता किधर भाग रही है? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? तू है कौन आखिर, जो बार बार बोल रही है मैं कौन हूँ? मैं इस जिले की आईपीएस नंदिता कुमारी हूँ, और मैं आप सबका वो हाल करूंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अरे कोई देखो तो सही, हमारे पास आईपीएस खड़ी है। हम तो गांडू हैं जो कुछ भी मान लेंगे। मैडम, तू अगर आईपीएस है तो मैं सीएम हूँ। हमें पागल मत समझ, ज्यादा ज्ञान मत पेल। अब आप ही बताओ, इस लड़की का क्या करना चाहिए? इसे छोड़ दिया जाए या फिर? सर, हाथों में आए लड्डू को छोड़ो मत, थाने में ले चलो। चल अब गाड़ी में बैठ।
हे भगवान, आज आज बचा ले, कोई तो यहाँ जाए। भैया आगे तक छोड़ देना। बैठ जाओ मैडम, छोड़ दूंगा। हे भगवान, बचा लिया आपने। कल देखूंगी उन दरिंदों को। अगली सुबह जब सूरज निकला तो आईपीएस नंदिता शर्मा ने अपने पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर वह सीधे एसपी ऑफिस पहुंची। ऑफिस में पहुंचकर उन्होंने रात में हुई पूरी घटना एसपी हितेश कुमार मीणा को बताई और तीनों हवलदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए सख्त लहजे में कहा, इन तीनों को तुरंत निलंबित किया जाए ताकि आगे कोई और किसी महिला के साथ कुछ गलत करने का सोच भी ना सके। मैडम, मैं आपकी बात समझता हूँ और आपकी बात से सहमत भी हूँ, मगर बिना सबूत के किसी पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो कानून को ठोस सबूत चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आप उनके खिलाफ कुछ सबूत जुटा सकें तो मैं इस केस पर आगे कार्रवाई कर पाऊंगा। यह सुनकर नंदिता परेशान हो गई। वह जानती थी कि एसपी हितेश की बात सही है, बिना सबूत किसी को सस्पेंड करना मुश्किल था। वह तुरंत घर पहुंची और फिर थोड़ी देर सोचकर उन्होंने एक योजना बनाई और सीधे उसी थाने पहुंची जहां तीनों हवलदार तैनात थे। थाने में जाकर उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर विराज सिंह डेस्क पर बैठे थे। इंस्पेक्टर ने नंदिता को पहचानने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा कि शायद यह पास के किसी गांव की महिला है जो रिपोर्ट लिखवाने आई है। नंदिता ने इंस्पेक्टर से कहा, सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवानी है? पैसे हैं तुम्हारे पास? रिपोर्ट लिखवाने के 5,000 लगते हैं। पैसे लाई हैं या ऐसे ही मुंह उठा के आ गई? लाई हैं तो पैसे निकालो, लिख दूंगा तुम्हारी रिपोर्ट। सर, हमें कानून मत पढ़ाइए। इतना सा अध्ययन हमने भी किया है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। आप तो मुझसे खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। आप अपना काम कीजिए, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। हमें कानून न सीखकर जल्दी मेरी रिपोर्ट लिखिए। ओए लड़की, मेरे सामने जुबान चला रही है, जानती भी है कि मैं कौन हूं। अभी के अभी तुझे अंदर कर सकता हूं। ज्यादा अकड़ मत दिखा और पैसे दे, नहीं तो यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। बड़ी आई रिपोर्ट लिखवाने, निकल यहाँ से। देखिए इंस्पेक्टर, आप मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। हद में रह के बात कीजिए, समझे? मुझे कानून बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है। मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ और रिपोर्ट लिखवा कर ही जाऊंगी, समझे? इतने में ही नंदिता की नजर एक हवलदार पर पड़ी, वही हवलदार जो रात को उन तीनों में से एक था। नंदिता ने गुस्से में इंस्पेक्टर से कहा, आपको पता भी है कि आपके थाने में क्या चल रहा है? अब तो आपको और इन हवलदारों को सस्पेंड करवाना ही पड़ेगा। इस पूरे थाने को साफ करना पड़ेगा। आप लोग इस वर्दी के लायक नहीं हैं। मैं आप सबको सस्पेंड करवा कर रहूंगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर घबरा गया, पर फिर भी अकड़ में बोला, अरे लड़की, तुम हो कौन और ये सब क्या बक रही हो? ज्यादा होशियार मत बन, वरना इतना मारूंगा कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। चल निकल यहाँ से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिला, समझी? यह सुनकर आईपीएस नंदिता शर्मा गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने अपना आईडी कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर के सामने रख दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने आईडी कार्ड देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं और चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर के मारे तुरंत खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप जिले की आईपीएस हैं। सॉरी मैडम। बताइए आपको किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? मैं अभी रिपोर्ट लिखता हूँ। यह सुनकर आईपीएस नंदिता शर्मा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम लोग आम जनता के साथ भी यही हरकत करते हो, है ना? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कानून की असली ताकत क्या होती है। तुम्हें यह वर्दी जनता की सेवा के लिए दी गई है, लेकिन तुम लोग इस वर्दी के नाम पर जनता को लूट रहे हो, गलत काम कर रहे हो। ये वर्दी तुम लोगों के लायक नहीं है। फिर उन्होंने अपना आईडी कार्ड वापस लिया और गुस्से में बोली, अब कल तुम लोगों का फैसला होगा, तैयार रहना तुम सब। ये कहकर नंदिता शर्मा थाने से बाहर निकल गई और सीधे एसपी हितेश कुमार मीणा के ऑफिस पहुंची। वहां जाकर उन्होंने पूरी बात बताई। एसपी हितेश कुमार ने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। अगर हम वो फुटेज देख लें तो पता चल जाएगा कि इंस्पेक्टर ने सच में आपके साथ क्या किया था। दोनों तुरंत थाने पहुंचे और वहां के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। फुटेज देखकर सब कुछ साफ हो गया। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इंस्पेक्टर किस तरह से आईपीएस नंदिता शर्मा से बदतमीजी कर रहा था। अब सबूत पक्के थे और नंदिता मैडम खुद उस घटना की मुख्य गवाह थी। एसपी ने तुरंत रिपोर्ट तैयार की और मामला कोर्ट तक पहुंचाया
ताकि यह केस पूरे सिस्टम के सामने आए और आगे से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वर्दी में हो या आम नागरिक, कानून तोड़ने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो। अगले दिन सुबह कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट के बाहर मीडिया और लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। हर कोई एक ही बात कर रहा था, आज आईपीएस नंदिता शर्मा के केस का फैसला आने वाला है। कुछ न्यूज रिपोर्टर बोल रहे थे, देखते हैं अब कितने बड़े बड़े अफसरों को सजा मिलती है। क्या पुलिस वाले फिर से बच जाएंगे हमेशा की तरह? लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार सामने कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि जिले की आईपीएस खुद खड़ी थी, जिन्होंने अपने ही सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। कोर्ट के अंदर माहौल बेहद गंभीर था। जज साहब अपनी सीट पर बैठे थे। सामने सरकारी वकील और दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील मौजूद थे। पीछे की सीट पर बैठे थे वही 3 हवलदार और इंस्पेक्टर जिन पर आरोप था। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कोई नजरें ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जज ने दस्तावेजों पर नजर डालते हुए कहा, केस नंदिता शर्मा बनाम राज्य पुलिस विभाग की सुनवाई शुरू की जाए। सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, ये मामला सिर्फ एक महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी का नहीं है। ये हमारे सिस्टम की सच्चाई है, जहां कुछ लोग ताकत के नशे में भूल जाते हैं कि कानून क्या होता है। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और गवाह तीनों मौजूद हैं। फिर स्क्रीन पर फुटेज चलाया गया। पूरा कोर्ट देख रहा था। स्पष्ट दिख रहा था कि इंस्पेक्टर किस तरह आईपीएस नंदिता शर्मा को एक आम महिला समझकर रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा है, रिश्वत मांग रहा है और फिर बदतमीजी कर रहा है। कुछ सेकंड के लिए पूरा कोर्ट हॉल खामोश हो गया। नंदिता की आंखों में नमी थी, पर चेहरा अब भी मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तभी बचाव पक्ष का वकील खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, ये सब एक गलतफहमी थी। मेरे मुवक्किलों का कोई गलत इरादा नहीं था, वह बस आदेशों को लेकर उलझन में थे। जज ने बीच में टोका, क्या आदेशों को लेकर उलझन का मतलब बदतमीजी और महिला अधिकारी का अपमान है? क्या पुलिस वर्दी में रहकर कोई भी ऐसा व्यवहार कर सकता है? वकील के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप बैठ गया। पूरा कोर्ट फिर से शांत हो गया। फिर जज ने कहा, आईपीएस नंदिता शर्मा को स्टैंड पर बुलाया जाए। नंदिता शर्मा दृढ़ आवाज में बोली, माय लॉर्ड, मैं किसी से बदला नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूं कि जो भी यह वर्दी पहनता है वो यह याद रखे कि वर्दी सम्मान की निशानी है, ताकत की नहीं। मैं डर सकती थी, लेकिन अगर मैं चुप रहती तो आने वाली और महिलाएं हमेशा डरती रहती। कोर्ट में बैठे सभी लोग उनकी बात सुनकर भावुक हो उठे। यह केवल एक महिला की नहीं, बल्कि सिस्टम के आत्मसम्मान की आवाज थी। सरकारी वकील फिर बोले, माय लॉर्ड, यह मामला केवल नंदिता का नहीं है, यह हर उस इंसान का मामला है जो अपने अधिकार के नाम पर गलत करने वालों से डरता है। अगर आज इन लोगों को सजा नहीं मिली तो कल फिर कोई आईपीएस, कोई आम औरत या कोई गरीब आदमी इसी तरह अपमानित किया जाएगा। करीब 2 घंटे की सुनवाई चली। हर सबूत, हर बयान के बाद यह साफ हो गया कि इंस्पेक्टर और तीनों हवलदारों ने शराब के नशे में न केवल नंदिता से बदतमीजी की, बल्कि अपने कर्तव्य और पद की मर्यादा का गंभीर उल्लंघन भी किया है। अंत में जज ने फाइल बंद की और फैसला पढ़ना शुरू किया। कोर्ट ने सभी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर यह पाया है कि आरोपी इंस्पेक्टर विराज सिंह और तीनों हवलदार भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 376 के अंतर्गत दोषी पाए गए हैं। अतः यह अदालत आदेश देती है कि इन सभी आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। कोर्ट आगे यह भी आदेश देती है कि आरोपियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जज की आवाज पूरे कोर्ट में गूंज उठी। पूरा हॉल सन्न था। सिर्फ एक महिला की जीत की गूंज रह गई थी। मीडिया के लोग खबर देने लगे। हर जगह यही हेडलाइन थी, आईपीएस नंदिता शर्मा ने अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़ी होकर इंसाफ की नई मिसाल कायम की। कोर्ट का फैसला सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। कुछ पुलिस वाले जिन्होंने पहले इन आरोपियों के साथ काम किया था, नजरें झुकाकर खामोश खड़े रहे। अब उनमें कोई आवाज नहीं थी, बस पछतावा और शर्म का सन्नाटा था। वो चारों अपराधी जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे, अब हवालात की तरफ ले जाए जा रहे थे। बाहर कोर्ट के गेट पर लोग तालियां बजाने लगे। हर कोई उस एक महिला के साहस को सलाम कर रहा था जिसने अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर सच की जीत दर्ज कराई थी। धीरे धीरे कोर्ट के दरवाजे खुले और आईपीएस नंदिता शर्मा बाहर निकली। कैमरे चमक उठे। मीडिया वाले माइक लेकर उनकी ओर दौड़े। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैम, आपको कैसा लग रहा है? आपने पूरा सिस्टम हिला दिया। नंदिता ने हल्की मुस्कान के साथ बस इतना कहा, मुझे बस इतना लगता है कि कानून अभी भी जिंदा है।
दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने संबंधित लोगों को शेयर जरूर करें। हमारी वीडियो के लिए आपका अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें फिल्मी टेल्स के साथ। हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित है। न हम किसी की जाति को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, न हम किसी के धर्म को। हमारा उद्देश्य है भारत को भ्रष्टाचार से दूर रखना। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।